हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम सत्यम और आप सुन रहे हैं सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर। ये है एडेलिन का चैप्टर 21 बुक 1 का। एंड चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं उबल रही हूँ। नानी जब मैं छोटी थी तो एक भयानक स्टू बनाती थी। वो कूड़े के ढेर जैसी बदबू मारती था और स्वाद उससे भी बदतर था। अभी मेरे मनोदशा ठीक उसी स्टू जितना खराब है। मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं करहाती हूँ। मेरी आवाज़ मेरे हाथों में दबी हुई है। दया के आने के बाद से मेरा हाथ मेरे चेहरे से चिपके हुए। जब मैंने उसे बताया कि वो फिर से घर में घुस आया था, मैंने अभी तक जो हुआ था वो बताने की हिम्मत नहीं जुटाई है। मेरी हड्डियों में एक बूंद भी साहस नहीं बचा है। वो धैर्य से इंतज़ार कर रही है, जानती है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, कुछ भयानक और शर्मनाक, और कुछ जिसके बारे में मैं बार बार बिना सोचे रह भी नहीं पा रही। तुमने उसके साथ संबंध बनाए थे, है ना? वो शांत स्वर में पूछती है। मेरी आंखें फैल जाती है और मैं अपने हाथ चेहरे से हटाकर उसे घूरने लगती हूँ। नहीं, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं गुर्राती हूँ, जैसे वो कोई पागलपन का सुझाव दे रही हो और मैं खुद उससे बहुत करीब नहीं पहुँची थी। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे गालों में खून चढ़ रहा है और मेरा बायां आँख फड़क रहा है। फक, दया को पता है कि ये मेरी कमजोरी है। तुमने किया, वो चिल्लाई, कुर्सी से उठकर मुझे हैरानी से देखते हुए। नहीं किया, मैं वादा करती हूँ। मैं जल्दी से बोली, उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुछ हुआ ज़रूर था। वो सांस छोड़ती और फिर से कुर्सी पर बैठ जाती है, मेरी रसोई के आइलैंड की तरफ सरकती हुई, और अपना मार्गरीटा उठा लेती है। वो दो बड़े घूंट पी लेती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। तुमने उसका लिलिंग चूसा? वो अनुमान लगाती है, अपनी नाक की अंगूठी से खोलने लगती है। उन शब्दों से मेरा दिमाग में जो स्वर आई, उसने मेरे ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। मैंने अपना होठ काटा और धीरे से हिलाया। सर, मेरे चेहरे पर अभी भी अपराध बोध साफ था। तुमने उसे चूसा? जब मैं बस घूरती रही, मेरे आंखों में अपराध बोध और तेज चमकने लगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फैल गई। कमीनी, क्या फाक, वो चिल्लाई। वो मेरी तरफ झुक आई। उसकी आंखों में कोई पढ़ने के मुश्किल भाव चमक रहे थे। क्या वो सहमति से हुआ था? और यहीं मैं अटक जाती हूँ, क्योंकि वो सहमति से नहीं था, लेकिन अगर वो रुकता नहीं, अगर वो अपने कपड़े उतार कर मुझे लेता, तो मैं पूरी तरह से ये नहीं कर सकती थी। मैंने उसे रोक दिया होता, या मैं रोकना चाहती। फिर भी मैंने इनकार में सिर हिला दिया। उसकी हरी आंखों में गुस्सा भड़क उठा और उसके होंठ गुर्राहट से सिकुड़ गए। मैं पीछे हट गई, सच में उससे थोड़ा सा डर गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथ पर रख दिया। दया, मैं वो सहमति से नहीं था शुरू में। मैंने आखिरी हिस्सा सवाल की तरह कहा, शर्मिंदगी महसूस करते हुए। मैं ऐसा कुछ मान रही हूँ। वो पलक झपकाती है। शुरू में? वो दोहराती है। मतलब क्या वो इतना अच्छा था कि उसने तुम्हारा मन बदल दिया? मैंने अपने हाथ चेहरे पर रख लिए, लेकिन वो उन्हें ज़बरदस्ती हटा देती है, उसकी नाक को मेरे नाक से लगभग टकराते हुए और गहनता से जवाब का इंतज़ार करते हुए। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, मैंने उसे बताया। वो मुझे गुर्राई, बोली, रंडी। मैंने हर हार मानते हुए आंखें बंद कर ली और लंबी सांस छोड़ी। उस आदमी ने मेरे शरीर की आत्मा चूस ली और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अभी तक वापस पाया है। वो पीछे हट गई। उसकी हल्के हरे आंखें में हैरानी थी। मैं जानती हूँ तुम मुझे जज कर सकती हो, मैं खुद को भी जज कर रही हूँ, मैं दयनीय स्वर में बोली। मैंने उसका मार्गरीटा अपनी ओर खींच लिया और उसे ख़त्म कर दिया। मेरा तो पहले ही ख़त्म हो चुका था जब मैंने उसे बताया कि वो मेरे घर में घुस आया था। बेबी गर्ल, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात साफ कर दो। तुमने उसे मैसेज में उकसाया क्योंकि तुम खुद को बहुत हीरोइन समझ रही थी। फिर वो अपना वादा पूरा करने घर में घुस आया। तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए। शुरू में तुम घबरा गई, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर सवार हो गई। वो धीरे धीरे सारांश देती है। उसकी आंखों में कई भाव घूम रहे थे, भ्रम, हैरानी, शायद थोड़ी उत्सुकता भी, लेकिन जजमेंट नहीं। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उससे बंदूक वाली घटना के बारे में नहीं बताया।
मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उससे इस बारे में बता पाऊँगी। मैंने होठ चबाए, लगभग यही हुआ। बिना अपनी आंखें मुझसे हटाए वो झुक कर टकीला की बोतल उठा लेती है जिससे हमने मार्गरीटा बनाया था। वो दोनों खाली गिलासों में शॉट भरती है और एक मुझे थमा देती है। हम दोनों शॉट पीते हैं, स्वाद से मुंह बनाते हुए, फिर चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। मैं कराह उठी। दया, मुझे नहीं पता क्या करूँ। वो मुझे चोट नहीं पहुँचाया लेकिन पहुँचाई भी। उसने मुझे ज़बरदस्ती अपने ऊपर लाद दिया, लेकिन अगर वो आगे बढ़ता तो मैं उसे जाने देती। मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे गंदा और गलत लग रहा है, लेकिन जब वो हो रहा था तब लगा कि डॉट डॉट डॉट। मैं फिर से कराते हुए रुक गई, इस बार अपना सर ग्रेनाइट काउंटर पर पटक दिया। बहुत अच्छा, वो पूरा करती। अद्भुत, इस दुनिया से बाहर सब कुछ। मैं कबूल लिया। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं कभी इतनी ज़ोर से काम नहीं की हूँ। दम। वो सांस छोड़ती, उसके आवाज़ में विस्मय था। उसके बाद से उसने तुम्हें संपर्क किया? वो धीरे से पूछती है और मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए सांत्वना देती है। मैंने सिर उठाया, मेरे चेहरे पर त्योरिया थी। हाँ, उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि मैं किसी नकली चीज़ से प्यार कर लूँ। उसने बेसिकली कहा कि वो मुझे अपना असली रूप दिखा रहा है, बजाय इसके कि वो मुझे उस बारे में झूठ बोल रहा है। ये बात वो सोचता है कि वो मुझे पहले से प्यार में गिरा सकता है। ये दिखाता है कि वो कितना विकृत है। यह अजीब तरह है, अच्छा है, लेकिन सच में फक्ड अप है। उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम ये पहले से जानते हैं जब उसने हाथ काटे थे और भेजे थे। मैं हंसी। हाँ, थोड़ा बहुत। क्या तुमने हम इसके बारे में कुछ पूछा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, उसने यूजुअल मर्दाना रवैया दिखाया और कहा कि चिंता मत करो, वो संभाल लेगा। मैंने आंखें घुमाई, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस बात की राहत थी। अगर मेरी परछाई पर कोई भरोसा किया जा सकता है तो किसी को बुरी तरह ठीक करने का। उसने ये बहुत साफ कर दिया है। मैं उठकर बैठ गई और गिग्गी की डायरी अपनी तरफ खींच ली। खैर चलो, अपने इस परदादी के साथ क्या हुआ इस बारे में ध्यान देते हैं। दया को हैकर मोड पर लौटाना मुश्किल नहीं था। वो अपने लैपटॉप अपनी तरफ खींच लेती है और तुरंत कीबोर्ड पर टाइप करने लगती है। उसकी उंगलियों की तेज़ी मुझे भी टक्कर दे देती है। जब मैं अपने किताब का अच्छे हिस्से में होती हूँ, वो इतने जोर टाइप करती है कि कई बार कीज़ बदलनी पड़ती है। तो गिग्गी की मौत का समय लगभग 5:05 अनुमानित था। तुम्हारे परदादा ने दावा किया कि वो किराने की दुकान गए थे और जब वो वापस आया तो उन्हें अपनी पत्नी बिस्तर पर मरी हुई मिली। मैंने कुछ गवाहों के बयान पर पाए जिनमें कहा गया कि उन्होंने जॉन को मॉर्टी के किराने की दुकान पर लगभग 5:35 शाम में देखा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने उससे दुकान में घुसते या बाहर निकलते देखा या सिर्फ खरीदारी करते देखा। मैंने सिर हिलाया और सोचते हुए सौंट गई। उसकी आखिरी कुछ डायरी एंट्रीज में वो घबराई हुई थी और बार बार कह रही थी कि वो उसके लिए आ रहा है। उसने कभी नहीं बताया कि वो कौन है, लेकिन वो रोनाल्डो ही होनी चाहिए, है ना? तो शायद उसने जॉन के बाहर जाने का इंतज़ार किया और अंदर घुसकर उसे मार डाला जबकि वो बाहर था। आखिर वो उसका पीछा कर रहा था। उसके ठीक ठीक पता होगा कि मेरे परदादा कब बाहर गए होंगे। दया ने कंधे उचकाए, थोड़ा अनिश्चित लग रही है। लेकिन क्या डायरी एंट्रीज में ये नहीं लिखा कि जॉन आक्रामक हो रहा था और गिगी ने कहा था कि वो उसको तलाक ले लेगी? वो पूछती है। मैं त्योरियाँ चढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसे मार देता। वो उसे बहुत प्यार करता था। क्या उससे स्टॉकर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता? मेरे भाव देखकर दया ने सांस छोड़ी और अपना हाथ मेरे हाथ में रख लिया। एडलिन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये सब प्यार से कह रही हूँ, लेकिन प्रोजेक्शन मत करो। मुझे लगने लगा है कि तुम चाहती हो कि रोनाल्डो हत्यारा हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा स्टॉकर भी अपराधी साबित हो जाएगा। कृपया मुझे बताओ कि तुम गिगी के लिए न्याय इसलिए नहीं ढूंढ रही क्योंकि तुम अपने स्टॉकर से नफरत करने का कारण ढूंढ रही हो, जबकि असल में तुम नफरत नहीं करती। मैंने अपने हाथ उसके नीचे से निकाल लिया और नज़रें फेर ली। असहज भावनाएं मेरे शरीर में घुस आई। मैं तुरंत बोलने नहीं दे रही थी। मुझे उससे नफरत करने के कारण ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं बुदबुदाई। दया ने एक भौं उठाए, फिर रवैये से प्रभावित नहीं हुई।
मैंने सांस छोड़ी। मेरे आंखों के बीच सिर दर्द उभर आ रही थी। मैंने उस जगह को रगड़, बोलने से पहले कुछ सोचते हुए, क्योंकि वो पूरी तरह गलत नहीं था। शायद मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सभी स्टॉकर पागल होते हैं, उनसे प्यार करना असंभव है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के हर पहलू में बिना शर्म के घुसाए व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण, जुनूनी और स्वस्थ रिश्ता बनाना बिल्कुल असंभव है। जितना मुझे कहना बुरा लग रहा है, मेरी परछाई शायद गलत भी नहीं है। उस आदमी में एक आकर्षण है जो मुझे मेरी रूह तक हिला देता है। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को संतुलन से बाहर कर दिया है। फाक, वो मुझे डराता है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे हॉरर फिल्म देख रहा। वो मुझे रोमांचित भी करता है। वो सही था जब उसने कहा कि अगर वो बुक स्टोर में आकर मुझे सामान्य तरीके से डेट पर ले जाता तो क्या मैं उसके प्यार में पड़ पाती। जिस तरह वो खुद को रखता है, बोलता है, उसका जुनून, ये सब अनन्य है। और वो ये भी सही है कि अगर मैं झूठ से प्यार कर लेती तो पूरी तरह टूट जाती। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो इतना बुरा आदमी ना हो, लेकिन जब वो दूसरा आदमी होता तो शायद तुम प्यार नहीं कर पाती। वेट यार, क्या आवाज़ कर रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने परछाई से प्यार करने से इनकार करती हूँ, और मैं उसके साथ संबंध भी नहीं बनाने वाली। 2 रात पहले जो हुआ वो यौनिक हमला था, और इससे किसी और तरीके से नहीं देखूंगी। मैं उसके लिए न्याय इसी वजह से नहीं चाहती। मैं धीरे से बोली। मेरा हाथ नीचे गिर गया और मैं दया की नर्म नज़रों से मिली। वो कभी मुझे जज नहीं करती, भले ही मैं इसके लायक हूँ। मैंने गीगी को कभी नहीं देखा, लेकिन नानी उससे करोड़ टुकड़ों में प्यार करती थी, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी उस दुख से उभर पाए। मैं ना सिर्फ गीगी के लिए न्याय चाहती हूँ, बल्कि नाना के लिए भी। ये बात उसे शांत कर देती है। अच्छा, क्योंकि मुझे 40 के दशक के सिएटल के सबसे भयंकर अपराध परिवारों में से एक पर एक सुराग मिला है। मैं उत्साहित होकर लैपटॉप स्क्रीन की तरफ झुक गई। वो मुझे बेहतर दिखने के लिए स्क्रीन मेरी तरफ घुमा देती है। 40 के दशक में साल्वाटोर परिवार सड़कों पर राज करती थी। एंजोला साल्वाटोर अपराध का सरगना था। वो 5 आदमियों की तस्वीर की तरफ इशारा करती है। बीच में वो था जिसके तुम इटालियन माफिया बॉस से उम्मीद करते हो। गहरी सांवली त्वचा, बड़ा और मुड़ा हुआ नाक और बेहद आकर्षक चौड़ी मुस्कान और चमकदार भूरी आंखों के साथ। उसके चारों और तरफ 4 आदमी थे, उनमें जिनकी उम्र लगभग 18 से लेकर उत्तर 20s तक थी। लेकिन एंजोला के काले बालों में सफ़ेद बालों को देखते हुए ये उसके बेटे लग रहे थे। वे कभी सभी जैसे दिखते थे, उतने अच्छे लग रहे थे। उनमें से 2 सैन्य वर्दी में थे, शायद द्वितीय विश्व युद्ध में भर्ती हुए हो। ये उसके 4 बेटे हैं, दया ने पुष्टि की। लेकिन वे भले ही सेक्सी है। उनके पीछे पृष्ठभूमि में देखो, क्या तुम उसे देख रही हो? वो साल्वाटोर परिवार के कुछ पीछे दूर देखते हुए एक धुंधली, थोड़ी ब्लर्ड तस्वीर की तरफ इशारा करती है। उसका ज़्यादातर शरीर छिपा हुआ था, लेकिन जो दिख रहा था वो आकर्षक चेहरा था। उसके सूट का हिस्सा और एक टॉप हैट था। ये तस्वीर है जो मुझे मिली, लेकिन मुझे लगता है कि ये रोनाल्डो हो सकता है। मेरा नाक लगभग स्क्रीन से चिपक गया। मैं इतनी गौर से देख रही थी। एक लंबा कदम था। 40 के दशक में सूट और टॉप हैट में कोई भी आदमी हो सकता था, लेकिन उनमें कुछ अलग था। वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? दया ने उत्साह से पूछा। उसकी आंख काली, उसके होठ फटे हुए लग रहे हैं। मैं रुक गई जब मैंने एंजेलो के दाएं हाथ के देखा, जो शराब की गिलास को पकड़े हुए थे। एंजेलो का हाथ भी फटा हुआ था। मैं दया की तरफ देखी और ऐसा लगा जैसे मैं दर्पण में देख रही हूँ। मुझे पता था कि उसके चेहरे पर जल रही उत्सुकता मेरे चेहरे पर भी थी, और तस्वीर की तरफ का अनुमान लगा। वो और चौड़ी मुस्कान के साथ बोली। मेरी आंखें फैल गई। बीच बस बता दो। 22 सितंबर 1944, गीगी की उस एंट्री के 4 दिन बाद, जब उसने लिखा था कि रोनाल्डो बुरी तरह पीटा हुआ आया था, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और फिर से तस्वीर की तरफ देखने लगी, उस आदमी को घूरते हुए जो शायद गीगी का स्टॉकर था और उसका हत्यारा भी। मैं नशे में हूँ। मैंने 2 और मार्गरीटा पी लिया और दया को टकीला के और शॉट लेने का ब्रिलियंट आइडिया आया।
मेरा संसार घूम रहा है और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ पीछे दया हंसते हुए आ रही है। हम दोनों चारों हाथ पैरों के बल हैं। हम अपने गद्दे लकड़ी के फर्श पर टिकाए हुए ताकि हम गिर ना जाए। कमीनी, तुमने मुझे इतना क्यों पिलाया, मैं पूछती हूँ, और जब मैं लगभग बगल की तरफ गिरने वाली थी और ज़ोर से हंसने लगी। मुझे लग गया कि हत्या की जांच करते हुए यह उपयुक्त होगा, वो लड़खड़ाते हुए बोली। उसकी आवाज़ हिल रही थी और हंसी में भरी हुई थी। मैंने जवाब में हंसी उड़ाई। मेरी दृष्टि अभी भी मेरे सिर के साथ घूम रही थी। मैं उससे गेस्ट बेडरूम तक ले गया और बिस्तर पर लेटने में मदद की। मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाई क्योंकि जब मैंने उसकी जीन्स उतारने की कोशिश की तो हम दोनों लगभग 2-3 बार ज़मीन पर गिरने वाले थे। तुम अपने कैसे उतारोगी? वो मेरे जीन्स की तरफ देखते हुए पूछती है। मैंने हाथ हिलाया। मुझे यकीन है स्टॉकर मदद कर देगा, मैंने जवाब दिया। वो नाटकीय रूप से अपनी आंखें फैला देती है। अगर वो अपनी टिक तुम में डाले तो रिकॉर्ड करना, मैं बाद में देखना चाहूँगी। इस वक्त मेरे स्टॉकर के साथ संबंध बनाने का विचार हास्यास्पद लग रहा है। हम दोनों बाद में पछताएंगे, मुझे यकीन है। अगर हमें याद भी रहा। हम स्कूल वाली लड़कियों की तरह हंसने लगे। उसकी हंसी कमरे के बाहर निकलने हुए मेरे पीछे आई। मैं दीवारों की सहारा लेते हुए अपने बेडरूम की तरफ लड़खड़ाते हुए चली गई। मैंने जीन्स उतारने की कोशिश भी नहीं की, बस बिस्तर पर गिर पड़ी चादर के ऊपर और कुछ सेकंड बाद बेहोश हो गई। सीन चेंज। मेरे गाल पर त्वचा के हल्के स्पर्श से मैं जाग गई। मैं कराह उठी। मेरा संसार अभी भी घूम रहा था जब मैंने अपने पपड़ीदार आंखें खोली और देखा कि मेरा परछाई मेरे बिस्तर के पास खड़ी है, मेरे चेहरे से बाल हटा रही है। ओह बहुत अच्छा, मैं बुदबुदाई। तुम यहाँ हो? छोटी चुईया, तुम नशे में हो। साथ बात पूछने का शानदार तरीका है, मैं बुदबुदाई और मुँह से बह रही लार को चूस लिया। मैं अभी भी इतने नशे में थी कि शर्मिंदा होने की हालत में नहीं थी। लड़खड़ाते हुए मैं उठकर बैठ गई और कमरे को देखने लगी। लाइट अभी भी जल रही है, शायद मैं बंद करना भूल गई थी और मेरे स्टॉकर के अंधेरे के अलावा किसी और का हालत में देखना गलत लग रहा है। ये उससे ज़्यादा वास्तविक बन रहा है। मुझे ये पसंद नहीं। लाइट बंद कर दो, मैंने हुक्म दिया, उसकी आंखों से मिलने से इनकार करते हुए। मुझे उसका चेहरा सिर्फ छाया में ही देखना ज़्यादा पसंद है। वो मुड़ा और मेरी बात मान लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने सुनी कि मैं लगभग एक और हुक्म देने वाली थी जब लाइट बंद हो गई, बस ये देखने के लिए वो क्या करता है। वो फिर से छाया में छिप गया। जब वो कमरे में चलता था तो ऐसा लगता था जैसे उसकी चिपका हुआ हो और वो खुद अंधेरा हो। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो मुझे क्या ज़्यादा डराता है, अंधेरे में वो या रोशनी में वो। मुझे अपनी जीन्स उतारनी है। मुझे लगता है कि तुम मुझे देखोगे, है ना? अभी शराब मुझे बहादुर बना रही है। मैं परिणामों में उसके धमकियों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। यहाँ तक कि जो डर मेरे अंदर घूम रहा है वो भी दबा हुआ है। इस वक्त मुझे लगा कि मैं कुछ भी कह रही सकती हूँ, जैसे नशा मुझे किसी तरह का कवच दे रहा हो, जबकि असल में वो मुझे और ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है। वो मेरे दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा है, अपनी बाँह क्रॉस किए हुए मुझे देख रहा है, जबकि मैं अपने जीन्स का बटन खोल रही हूँ और उसे अपनी जांघों से नीचे सरका रही थी। तुम जानते हो, मैं शुरू हुई लड़खड़ाते हुए, जब मैंने पैर के चारों ओर पैंट की टांग निकालने की कोशिश की। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। तुमने कभी पूछा नहीं, उसका जवाब दिया। अब पूछ रही हूँ, बिल्ली का बच्चा। आखिरकार मेरा पैर छेद से निकल गया और मैंने अपनी टांग बाहर निकाल ली। मैं सीधी हुई और अपने आज़ाद टांग को जीत का नज़र से देखा। एक हो गई, एक बाकी है। तुम जानते हो, मैंने फिर कहा, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाता। मुझे तुम्हें बिल्ली का बच्चा कहना काफ़ी पसंद है, लेकिन जब तुम उसे चीखते हुए कहोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो चीखते हुए बोला। उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी करीब थी। मैंने ऊपर देखा, वो दरवाजे से दूर आ चुका था। उसका रूप अंधेरे में रेंग रहा था। मैं हंसी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता, मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं इसे अच्छा बना सकती हूँ? मैंने चुनौती दी। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर पत्थर बन गया और इसमें से ज़्यादा बहादुर मैं हूँ। मैंने दूसरी टांग की पैंट भी उतार दी। ये पहले से थोड़ा आसानी से निकला। फिर मैं बिस्तर पर चढ़ गया और ब्रा और टी शर्ट साथ अपनी बैगनी छोटी पैंटी में
उसने मेरे ऐश का अच्छा नज़ारा मिल गया, लेकिन ये मेरी सबसे छोटी चिंता थी। मैंने एक तकिया पकड़ा और उस पर सवार हो गई। एडलिन, वो चुनौती भरे स्वर में गुर्राया। उसकी गहरी गड़गड़ाहट से मेरी जांघों के बीच नमी इकट्ठा हो गई। ये अनुचित था कि उसकी आवाज़ मेरे शरीर पर शारीरिक प्रभाव डालती है, लेकिन इस वक्त ये मेरे काम आ रहा था। मैंने तकिए पर रगड़ लगाई, सिर मेरे पीछे झुकाया और कहराते हुए बोला, बिल्ली का बच्चा। मैं चूक उठी जब मैंने अपने कोने की नज़र से उसका हाथ मेरे चेहरे की तरफ आते देखा। शराब ने मेरी सारी रिफ्लेक्स से छीन ली थी, लेकिन इसलिए जब उसने मेरे बालों को ज़ोर से पकड़ लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा पीठ झुक गया जब उसने मेरे सिर पीछे खींचा। उसका खूबसूरत निशानों वाला चेहरा मेरे ऊपर दिखाई दिया। वो गॉडडैम यिंग यंग आंखें, मोटे पलके से घिरी हुई। वो डरावने तरीके से खूबसूरत था और इस वक्त वो गुस्से में लग रहा था। क्या? मैं निर्दोष स्वर में सांस छोड़ती हुई बोली। वो नीचे झुका और अपने होठों को धीरे से मेरे होठों पर फेरा। जहाँ हमारे होठ छुए वहाँ से बिजली की झटके दौड़ गई। मैंने तेज सांस खींची, उसकी शरीर से मेरे अंदर होने वाली प्रतिक्रिया से हैरान। जैड, वो मेरे होठों पर फुसफुसाया, अब से सिर्फ यही नाम तुम्हारे होठों से निकलेगा, खासकर जब तुम अपने छोटे वजाइना के अच्छे तरह महसूस कर रही होगी। और जाऊँगा तब तुम मुझे गॉड कह सकती हो। मेरा फेफड़ों का सारा ऑक्सीजन गायब हो गया। जब उसने मेरे आत्मा वापस लौटाई भी तो वो फिर से चली जाती। मुझे लगा कि लूसीफर तुम्हारे लिए ज़्यादा सूट करेगा। मैं फुसफुसाई, बोलते हुए मेरे होठ उसके होठों से रगड़ खा रही थी। उसके मुंह पर पापी मुस्कान चमक उठी। एक पल के लिए उसने सीधे दांत दिख गए। उस एक पल ने मेरे नशे में डुबो दिया, याद दिला दिया कि मेरा चेहरा उसके सामने अभी बहुत खतरनाक आदमी खड़ा है। वो मुझे अपने से दूर करना चाहिए। मैं और पीछे झुकी, अपना चेहरा उससे अलग करते हुए, तुम फिर से मुझ पर हमला करने वाले हो। इस बात का क्या? तुम अपने डिक मेरे मुंह में ज़बरदस्त भरी स्टिल्स में सिकोड़ते हुए। मैंने इस बारे में सोचा था। वह विचारपूर्ण फुसफुसाहट से मन गया। मैं ऐसे की हालत में मैं लगभग अपमानित महसूस करने लगी। मैंने एक भौहें उठाई, लेकिन मुझे पता था कि ये जितना असरदार नहीं है। लेकिन तुम अभी नशे में हो, और जैसे ही वो तुम्हारे गले के पीछे हिस्से को छुए, ठीक है, अब मैं सच में अपमानित हो गई। मेरा मुंह हैरानी से खुला रह गया। मैं नहीं करूँगी, तुम गंदे। मैं उसके दूर सरकने लगी, लेकिन उसने मुझे बोला। मैं अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और मुझे स्थिर रखा। हमेशा फाक, मुझे ज़बरदस्ती करने वाला इस आदमी से कौन प्यार कर सकता है? वह हंसा, एक अंधेरा क्रूर हंसी, लेकिन वो भी उसके चेहरे को शैतानी में बदल देता है, आकर्षक और निर्दय। क्या तुम कह रही हो कि तुम कोशिश करना चाहती हो? वो चीखते हुए बोला। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थी। मैंने उसे त्योरियां चढ़ाकर देखा। कभी नहीं। तुम जानते हो, तुम सही हो। मैं उल्टी कर दूंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे उससे इतनी घिन आएगी। जहरीले शब्द मेरे मुंह से बिना किसी संयम के निकल रहे थे। मेरा डर दबा हुआ था, इसलिए मेरा मुंह बिना सेंसर के चल रहा था। उसने एक भौं उठाई और मेरा मुंह सूख गया। फाक, जब वो ऐसा करता है तो इतना डरावना क्यों लगता है? वो मुझे घूर रहा था और मैं सांस रोके हुए थी। उसके स्नैप करना, मुझे मारना, चोट पहुंचाना, ये कुछ करने का इंतज़ार कर रहा था। जब उसने खाली हाथ उसके जीपर की तरफ लग गया, धीरे धीरे उसे नीचे खींचा, तो मुझे पता चल गया कि मैंने गलती कर दी। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है ना एडलिन? मैंने उसे हाथ की हरकत से ऐसा घूर रहा था जैसे वो स्पाइडर का जार खोलने वाला हो। उसने अपने जीन्स का बटन खोला और एक पल के लिए रुक गया। जैसे ही उसने अपना टिक बाहर निकाला, उसने पल भर में मेरे सिर जोर से अपने पेल्विस की तरफ घुटन करवाना चाहता था, तो मुझे ज़रूर मार डालता। और शायद ये मौत का सबसे बुरा तरीका भी नहीं होता, क्योंकि ये सबसे माउथ वाटरिंग चीज़ थी जो मैंने कभी देखा था। ये इस दुनिया से बाहर का था। वो अपने डिक हाथ में पकड़े हुए था, और मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगी कि वो कितना शानदार लग रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं उसे काट डालना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे उसने
आर्च का हाथ काटा था, लेकिन उसके डिक को बिना वो आदमी नहीं रह जाएगा और मुझे उसके हथियार का इस तरह इस्तेमाल करने का चिंता करना नहीं पड़ेगा। उसने मेरा सिर और करीब खींच लिया जब तक वो मेरे चेहरे को कुछ इंच दूर नहीं रखा था। मांस और चमड़े तथा मसालों की खुशबू मेरी नाकों तक पहुंच रही थी। जाहिर वो इतना अच्छा दिखता था, उतना ही टेम्पटेशन भरा भी महकता था। क्या तुम सोचती हो कि तुम इसे हैंडल कर सकती हो? वो अंधेरे स्वर में पूछा। मैंने निगल लिया। अपने सूखी हुई गले को नम करना के लिए बेताब झूठी बहादुरी तेजी से फिसल रही थी और अब डर पूरे जोर से वापस आ रहा था। हाँ, मैं लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, लेकिन अगर तुमने कोशिश की तो मैं इसे काट दूंगी। उसका सिर मेरे जबड़े को सहलाया। नरम त्वचा मुझे रगड़ खा रही थी और मेरी रीढ़ की सिहरन दौड़ रही थी। मैं घृणा से उसे घिर रही थी, लेकिन मेरा चेहरा झूठ का मुखौटा था और वो कमीना ये जानता था। और उसके पकड़ के नीचे उभर आई थी। उसके बड़े हाथ में वो डरावना लग रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मैंने स्नैप किया। जवाब में उसने अपने लिंग का सिर मुझे पर तेज सांस खींचकर चुप करा दिया। गंदा आदमी। वो अपना टिक पंप करता रहा और जब मुझे समझ आया कि वो मेरे चेहरे पर हैंड जॉब कर रहा है तो मैं संघर्ष करने लगी। उसका हाथ दर्द भरी पकड़ में फंस गया। मेरी खोपड़ी पर सुई जैसे दर्द की कलियां फूट रही तरीके से निचोड़ दिया। मेरे दांत संवेदनशील मांस में गड़ गए, लेकिन वो नहीं छोड़ा। मेरी पलकों के किनारे पर आंसू आ गए, लेकिन गिरने को तैयार थे जब वो नीचे झुका। अपने दांत निकालकर क्रूर गुर्राहट की। वो डर मुझे पूरी तरह स्थिर कर गया। आखिरकार मुझे अपने मोटे खोपड़ी में आतंक घुसता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि ये आदमी आसानी से मुझे मार सकता था। मेरी बहादुरी वैक्यूम की तरह मेरे अंदर से खींच ली गई और मैं डर और नफरत में तलब में पिघल गई। तुम बहादुर बनना चाहती थी तो मैं तुम्हें ठीक ठीक दिखाता हूँ कि ये चालक मुंह वाले से क्या साथ होता है। तुम मेरे काम को निकलना जैसा कि तुम फकिंग बैड गर्ल हो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पसंद है या नहीं। उसने मेरे चेहरे को जोर से छोड़ दिया और मेरे बालों में फंसी हुई हाथ ने मुझे पहले वाली स्थिति में खींच लिया। मुझे धुंधली आंखों से उसे घूर रहा था, लेकिन अगर कुछ हुआ तो दृश्य उसका उकसा रहा था। वो अपने डिक को देने लगा। उसके गर्दन की नसें तन गई। मेरा नाम क्या है? वो गिर रहा है। वो जलन भरा था, लेकिन इतना नहीं कि मुझे सच में चोट पहुंचाई। मैं गुर्राई। जैड। उसने तेज सांसें खींची, अपना मुंह खोला छोटी छोटा जोर से। मुझे उसके थप्पड़ मारने के साथ थकान हो रहा था। गुस्सा और तेज जलने लगा और मैं ललचा रही थी कि टेस्ट कराना चाहती हो? वो चुनौती देता है। डैम को फिर से निचोड़ दिया। एक और आंसू गिर गया। क्या तुमने अभी अभी चालाक मुंह रखने का सबक नहीं सीखा? मेरी मुट्ठियाँ कस गई। मेरी कंकले सफ़ेद हो गए और सोचते हुए कि ये आदमी मानता है कि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी। फाक उसके चेहरे पर हंसना चाहती हूँ। नहीं, मैं उसके चेहरे पर अपने निशान नहीं छोड़ना चाहती हूँ। उसे काट कर इतना बदसूरत बना दूँ जितना वो अंदर से है। फिर भी मैंने वैसा ही किया जैसे उसने कहा। मैं अपनी छोटी पैंटी एक तरफ सरकाई, अपने बीच वाली उंगली गहरी तरह डाली और फिर वो उसे फाक यू दिखाया जो मैं दिखा सकती थी, जो मैं दे सकती थी। मेरी उत्तेजना उस उंगली पर चमक रही थी। उसने मुझे इस चीट पर मुस्कान दी। जरा भी परेशान नहीं हुआ। सर मेरे दृष्टि को धुंधला कर रही थी, लेकिन मैंने उसे देखने नहीं दिया। उसने मेरी तरफ से सिर्फ जहर मिल रहा था। उसने मेरे हाथ पकड़ा और मेरी उंगलियां अपने मुंह की तरफ ले गया। मैंने उसे पकड़ का विरोध किया, लेकिन मैंने उसके सामने बेबस थी। उसके गर्म गीला मुंह मेरी उंगलियों के चारों ओर लिपट गया। अपनी जीभ से एक चक्कर में मेरे रस को चूस लिए। मेरे दांतों के सांस खींचा जहाँ वो चाट रहा था। वहाँ से बिजली की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें मेरे पीछे की तरफ घूम गई, जैसे वो कभी का सबसे अच्छा लॉलीपॉप चूस रहा है। मैंने अपना पैर को सिकुड़न और जांघों को कसने की नियंत्रण नहीं कर पाई।
मैं भीग चुकी थी और शर्मिंदा थी। उसने मेरी उंगली अपने मुंह से निकाला और मुझे अपने मुक्के से उसके डिक पर मारने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ा। आखिरकार उसने मेरे बालों को अपने पकड़ में छोड़ दिया और दूर सरक गया। उसने अपनी जीपर बंद करते हुए मुझे नीचे देख रहा था। चांदनी में उस चेहरे का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देख पा रहा था, लेकिन जो मैं देख रही थी वो मुझे हत्यारी बना रहा था। वो मुझे स्मगली नहीं दे रहा था जैसे मैंने उम्मीद की थी। उसका चेहरा भावहीन मुखौटों में था, जैसे जो हुआ वो बिल्कुल प्रभावित नहीं किया और वो कहीं ज़्यादा बुरा था। तुम जानती हो कि सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? वो धीरे से पूछता है। मैं आज रात तुम्हें बिस्तर पर लिटा कर अकेले छोड़ने वाला हूँ, लेकिन तुम भूल जाती हो कि भले ही मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ छोटी चूहिया, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। और दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फक, ये चैप्टर ने मुझे हार्ट कर दिया है।